चलिए आज एक बहुत ही चौंकाने वाले साइंटिफिक रहस्य की बात करते हैं। हाल की रिसर्च बताती है कि पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खतरे में है। तो सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों में पुरुषों का भविष्य ही दांव पर लग गया है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संकट है क्या और वैज्ञानिक इसको लेकर इतने परेशान क्यों हैं। देखिए, पुरुष और महिला सेक्स क्रोमोसोम में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एक्स क्रोमोसोम जो एकदम मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ है वाई क्रोमोसोम जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। 97%। सोचिए, वाई क्रोमोसोम अपने ओरिजिनल डीएनए का 97% हिस्सा खो चुका है। ये कोई छोटा मोटा जेनेटिक नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? ये जेनेटिक गिरावट सिर्फ वाई क्रोमोसोम के साथ ही क्यों हो रही है, एक्स क्रोमोसोम के साथ क्यों नहीं? क्या पुरुषों का डीएनए सच में कमजोर हो रहा है जबकि महिलाओं का डीएनए वैसा का वैसा ही है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा बेसिक में जाना पड़ेगा। चलिए जरा जेनेटिक्स के कुछ नियमों को फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर की सबसे बुनियादी चीज है, जेनेटिक जानकारी की सबसे छोटी इकाई, एक ईंट की तरह। अब इन्हीं डीएनए ईंटों के कई सारे हिस्से जब मिल जाते हैं ना, तो वो बनाते हैं जीन। ये जीन ही हैं जो तय करते हैं कि हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी, हमारे गुण कैसे होंगे। और फिर ये सारे जीन्स एक साथ मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। तो अगर डीएनए एक ईंट है, जीन एक दीवार, तो क्रोमोसोम वो पूरा का पूरा घर है जो इन सारी जेनेटिक जानकारी को अपने अंदर सुरक्षित रखता है। ज्यादातर क्रोमोसोम्स जो है ना वो जोड़ियों में आते हैं और वो एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे पुनर्संयोजन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वो आपस में डीएनए का लेन देन करते हैं। इससे उनकी गलतियां ठीक हो जाती हैं और एवोल्यूशन यानी विकास होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी 23वीं जोड़ी पर। यहीं पर वाई क्रोमोसोम की असली कहानी छिपी हुई है। देखिए, महिलाओं में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, मतलब XX की एक परफेक्ट जोड़ी। ये आपस में पुनर्संयोजन करके खुद को ठीक कर सकते हैं। लेकिन पुरुषों में होती है XY की जोड़ी। ये दोनों एक जैसे नहीं होते, जुड़वा नहीं है। और यही वजह है कि वाई क्रोमोसोम अपनी खामियों को ठीक करने के लिए X के साथ पुनर्संयोजन नहीं कर पाता। और यही वाई क्रोमोसोम की सबसे बड़ी और शायद सबसे घातक कमजोरी है, वो अकेला है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर वाई क्रोमोसोम में कोई भी जेनेटिक गड़बड़ी आ गई तो उसके पास उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। वो गड़बड़ी या तो अगली पीढ़ी में चली जाएगी या फिर वो जीन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खुद को ठीक न कर पाने की ये जो लाचारी है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न बना रही है। और अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो हमें एक चेतावनी मिलती है। जब भी जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता कम होती है तो नुकसानदेह बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण शाही परिवारों में मिलते हैं। एक ही परिवार में शादियां होने की वजह से उनमें कई तरह की जेनेटिक बीमारियां आम हो गई थीं। तो ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है, क्या वाई क्रोमोसोम का ये जेनेटिक अकेलापन उसे भी उसी रास्ते पर ले जा रहा है, विलुप्त होने के रास्ते पर? अगर हम एवोल्यूशन की टाइमलाइन देखें तो सबूत और भी साफ हो जाते हैं। सोचिए, करीब 30 करोड़ साल पहले एक्स और वाई क्रोमोसोम का साइज एक जैसा था और आज वाई क्रोमोसोम एक्स के मुकाबले 3 गुना छोटा हो चुका है। ये आंकड़े तो सच में होश उड़ाने वाले हैं। लाखों साल पहले वाई क्रोमोसोम में 1400 से भी ज्यादा जीन हुआ करते थे और अब बचे हैं सिर्फ लगभग 45। तो वाई क्रोमोसोम तो लगातार सिकुड़ रहा है। ऐसे में पुरुषों के भविष्य का क्या होगा? अच्छा, तो इसमें एक संभावना तो ये है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो गिरावट है ये अब रुक जाएगी। उनका तर्क है कि वाई क्रोमोसोम ने अपने सबसे जरूरी जीन्स को बचा लिया है, वो जीन्स जो पुरुषों में प्रजनन के लिए बेहद जरूरी हैं। एक दूसरी थियोरी ये भी है कि शायद एक बिल्कुल नया सिस्टम ही विकसित हो जाए। हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम के जो जरूरी जीन्स हैं वो किसी दूसरे क्रोमोसोम में चले जाएं, और ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे जापानी स्पाइनी रैट नाम की एक प्रजाति है जिसमें वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बदलाव इतना जबरदस्त हो सकता है कि इंसानों की एक नई प्रजाति ही पैदा हो जाए,
एक ऐसी प्रजाति जहां पुरुषों की बनावट, उनका जेनेटिक मेकअप आज के पुरुषों से बिल्कुल अलग हो। तो नतीजा चाहे जो भी निकले, ये पूरी कहानी हमें कुदरत के एक बहुत ही बुनियादी नियम की याद दिलाती है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। किसी भी प्रजाति के लिए जब वो किसी चुनौती का सामना कर रही हो, तो क्या सच में विकास करने यानी इवॉल्व होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता है?